हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रही होगी बच्चों। तो बच्चों, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बेटा देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और बहुत सी बातें बेटा हम लोगों ने यहाँ पर सीखी थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सारे बेसिक हम लोगों ने सीख लिए थे। अब आज हम लोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, और ये कॉन्सेप्ट होता है लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, क्या होता है लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। हालांकि ये हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका फिजिक्स से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन होता है। तो बेटा क्या होता है कि जैसे कि अलग अलग टाइप के मोशन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना, रोटेशनल मोशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन है, मोशन इन 3 डायमेंशन है। तो उन सब के लिए हम लोग अलग अलग डीलिंग करते आ रहे थे। देखो बच्चों, लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, ये अगर एक बॉडी के अंदर कई सारे मोशन एक साथ हो रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पेन है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और ऐसे करके भी घूम रहा है। कई सारे मोशन मान लीजिए मैं इसके में एक साथ कर दूं, तो जब बॉडी में कई सारे मोशन एक साथ हो जाएंगे तो आप कैसे उसको डील करेंगे। तो लैग्रांजेस इक्वेशन का बेटा यही यहाँ पर यूज़ होता है। ये बॉडी में अगर एक साथ कई सारे मोशन हैं कि ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, अपनी जगह घूम भी रहा है, अगर बॉडी में बहुत सारे मोशन एक साथ हैं तब भी ये हर टाइप के मोशन को डील कर लेता है। तो लैग्रांजेस इक्वेशन जो है ना, ये एक बहुत जनरल केस होता है मोशन को डील करने के लिए, तभी इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। तो पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम लोग हर चीज़ समझ समझ के एंजॉय करते हुए बेटा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग लैग्रांजेस इक्वेशन आखिर क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, लैग्रांजेस इक्वेशन, लैग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है, फॉर फाइनाइट फोर्सेस, फॉर फाइनाइट फोर्सेस। देखो बच्चों, ये क्या होता है फाइनाइट फोर्सेस, मतलब इनफाइनाइट फोर्स ना लगे हों। हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी पर अगर फाइनाइट फोर्सेस लगे हैं तो लैग्रांजेस इक्वेशन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए अगर एक सिस्टम है, इफ सिस्टम इज होलोनोमिक, होलोनोमिक एंड फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। देखो ये दो बातें यहाँ पर ध्यान देना। इन दो बातों का मतलब क्या है ये मैंने बताया था आपको। हमारे चैनल पे जाएंगे बेटा तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट मिलेगी बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बेटा जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके पुराने वीडियोस सारे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर मैंने ये बताया था बेटा कि होलोनोमिक सिस्टम क्या होता है और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। मैंने बताया था कि जनरली जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और हम पोटेंशियल एनर्जी की बात तभी करते हैं जब फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात बेटा वहाँ पर बिल्कुल नहीं करते। तो ये सब पुराने वीडियोस आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक एक बात मिलेगी, है ना। कहाँ मिलेंगे पुराने वीडियोस, आप जाइए क्लासिकल मैकेनिक्स की मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे पुराने इसके वीडियोस आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सिस्टम क्या है, होलोनोमिक होना चाहिए और फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए। और मैंने मान लिया कि थीटा है ना, फाई है, साई है, ये हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसा मैंने मान लिया कि ये हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ये भी बेटा मैं देखो मैंने आपको समझाया था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था। तो मान लीजिए हमारे पास थीटा, फाई, साई, ये सब के सब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम एक टर्म L निकालते हैं, और L होता है T माइनस वी। L क्या होता है, T माइनस वी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जरूरी है कि सिस्टम होलोनोमिक होना चाहिए, फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए, ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। और थीटा, फाई, साई जो है ये हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों एक टर्म निकालते हैं L। L बराबर होता है T माइनस वी। इस L को कहा जाता है लैग्रांजिस फंक्शन, लैग्रांजिस फंक्शन या लैग्रांजियन फंक्शन।
या इसको हम लैग्रैंजियन, ठीक है, फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एल को हम लोग बोलते हैं लैग्रैंजियस फंक्शन या लैग्रैंजियन फंक्शन भी कहते हैं। और जो टी है ना, टी ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, के ई ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और वी क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी मैंने आपको डिटेल से बेटा समझाया था। ये सब वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लासिकल मैकेनिक्स के पुराने वीडियोस देखिए, वहाँ पर बेटा ये सब आपको बहुत अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेंशन नहीं पालना, हंसते हुए पढ़ना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, टेंशन को नहीं लेना है। अच्छा, अब देखो हम L की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे T और V का यूज करके। और ध्यान रखना, इन दोनों को हम जब निकालेंगे तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये बात ध्यान दीजिए, इनकी जो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं सबके लिए देखो बच्चों हम ये इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा बराबर 0। जैसे कि मान लो, मैंने कहा कि मान लो थीटा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो थीटा के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे, जितने भी होंगे सबके लिखेंगे। मान लो फाई भी है तो यही इक्वेशन हम लोग फाई के लिए भी लिखेंगे, है ना। डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल फाई बराबर 0। मान लो साई होगा तो साई के लिए भी यही इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। थीटा डॉट का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। थीटा डॉट का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। फाई डॉट का मतलब क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, है ना। डॉट का मतलब हो गया कि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। टी क्या है, टाइम है ना। टी क्या है बच्चों, टाइम है। तो थीटा डॉट का मतलब हो गया थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। तो जितने भी बच्चों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे मान लो अगर अकेला है तो केवल यही इक्वेशन लिखेंगे, अगर 2 होंगे तो 2 इक्वेशन लिखेंगे, अगर 3 होंगे तो 3 लिखेंगे, 10 होंगे तो 10 लिखेंगे। तो जितने भी हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं सबके लिए हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे, और इन्हीं इक्वेशन को कहा जाता है लैग्रांजियस इक्वेशन। देखो बच्चों ये इक्वेशन कहाँ से आई इसका भी हम लोग प्रूफ कर नहीं रहे हैं, जरूरत पड़ने पर मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा, परेशान मत होइए। देखो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी बेटा हम लोग यूलर्स लैग्रांजियस इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उससे मिलती जुलती ही ये इक्वेशन होती हैं। वहाँ पर भी हम इस टाइप की इक्वेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ये इक्वेशन फंक्शनल के लिए पढ़ते हैं। अगर आप, मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बता रहा हूँ, मेरा वो टॉपिक भी चल रहा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो इनको कहते हैं लैग्रांजियस इक्वेशन फॉर फाइनाइट फोर्सेस। इनको लिखने के लिए पहले हमें एल निकालना होगा। एल को निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, किसके टर्म में, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में ये बातें निकालनी होंगी। फिर जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं एक होगा, मान लो अकेला थीटा है तो सिर्फ ये इक्वेशन लिखेंगे, थीटा और फाई 2 होंगे तो ये 2 इक्वेशन लिखेंगे, 3 होंगे तो 3 लिखेंगे, 10 होंगे तो 10 लिखेंगे। ठीक है, तो जरा बच्चों इसको यहाँ पर अच्छे से नोट करो पहले, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ कि आखिर इसके क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैंने प्रूफ नहीं किया, ये कहाँ से आया है, जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ बता दूंगा। पहले हम लोग ये सीखें आखिर इसको अप्लाई करते कैसे हैं, प्रूफ भी बता दूंगा मैं। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखो, मान लो हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखो ये है
फॉर ए सिंपल पेंडुलम, फॉर ए सिंपल पेंडुलम फाइंड नंबर फर्स्ट लैग्रांजियन फंक्शन, ठीक है, लैग्रांजियन फंक्शन, वही मतलब एल, लैग्रांजियन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एल, ये निकालना है। दूसरा लैग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए बेटा हमें ये दो बातें चाहिए। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये अपना एक सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने टी टाइम पर देखा, और मान लीजिए इसकी लेंथ है एल, और इसको हमने टी टाइम पे देखा, तो अगर ये लेंथ एल है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, इसकी एल होगी, और मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर थीटा है। मान लो हमने इसको टी टाइम पर देखा, यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब टी बराबर 0 पर यहाँ था ये, और यहाँ से चलकर ये टी बराबर टी टाइम पर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो हम किसी एक जनरल पॉइंट पर अपने पार्टिकल को पकड़ते हैं, और जनरल पॉइंट पर पकड़ने के बाद वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालते हैं, फिर हम एल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमने किसी टाइम टी पर उसको पकड़ लिया। देखो अब क्या होगा बेटा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सिस्टम की निकालनी, सिस्टम मतलब यही पेंडुलम, पेंडुलम ही यहाँ पर सिस्टम है। अब देखो क्या होगा बच्चों, जरा समझो ध्यान से, जैसे अच्छा एक बात और समझो, जब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो इसमें मैंने बताया था कि अकेला जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा ही होता है, अकेला। ये बात देखो मैंने समझाई थी कि सिंपल पेंडुलम में देखो बेटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट पहचानना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। आप वीडियो देखिए पुराने, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने वीडियोस देखिए। मैंने बताया था कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। सिंपल पेंडुलम जब लेते हैं तो वहाँ पर थीटा को हम कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, थीटा को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस बात को जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझो। देखो अब क्या होगा, जैसे कि मान लो अगर ये पार्टिकल जा रहा है, जैसे कि पार्टिकल मान लो जा रहा है, तो इसको हम छोटा सा सर्कुलर आर्क मान सकते हैं। आपको याद होगा कि अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर आर्क में जा रहा है और किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, और मान लीजिए ये इसका रेडियस r है सर्कुलर का, तो v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, v होता है लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल का, ये हमको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो इसको याद रखिए। r होता है सर्कल का रेडियस, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो v होता है उसका लीनियर वेलोसिटी, r होता है सर्कल का रेडियस, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और ध्यान रखना, जैसे कि मान लो यहाँ से चलना अगर इसने शुरू किया है और ये थीटा एंगल चल गया है, तो ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम थीटा डॉट भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, है ना। ये थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो थीटा अगर ये एंगल घूम गया है तो किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर जो ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, वो होती है डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम थीटा डॉट भी कह सकते हैं। तो v की वैल्यू देखो क्या आ गई, r थीटा डॉट, है ना। तो इसका मतलब हम इस मोशन को इसके एक सर्कुलर का पाथ मान सकते हैं। मैंने मान लिया ये एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है, सर्कुलर मोशन का ये एक हिस्सा है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो बच्चों, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे, t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, v का मतलब देखो ये, तो ये हो जाएगा r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, तो हो गया हाफ एम r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हमारा t है। t क्या हो गया, t हो गया सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, t बराबर क्या हो गया, ठीक है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, v का मतलब ये बात समझे। देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में आ जाए, और यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा। देखो ये वैल्यू थीटा के टर्म में आ गई, बात समझे बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पर देखो थीटा के टर्म में आ गई, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, टी और वी में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में थीटा डॉट आ सकता है,
है ना। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में थीटा डॉट नहीं आना चाहिए, मैंने बताया था होलोनोमिक सिस्टम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू में थीटा डॉट आ सकता है, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में थीटा डॉट नहीं आना चाहिए। याद रखना इस बात को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बताया था पहले भी आपको। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर चाहिए होगा इसका, अच्छा आर की वैल्यू, आर जो है वो यहाँ पर एल है, एक्चुअली आर यहाँ पर एल है, तो आर की जगह हम यहाँ पर एल ले सकते हैं। जो आर है ना वो ये, इसको अगर हम सेंटर माने सर्कल का, तो ये इसका रेडियस मतलब एल हो जाएगा, तो आर की जगह पर हम एल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमें निकालना है इसका पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि V हमें चाहिए। V मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमको चाहिए। देखो समझो, अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे निकालेंगे, बस समझो। मैंने बताया था कि अगर कोई बॉल है ना ग्राउंड से h हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, ये तो कुछ ऐसे करके जा रहा है, ये सीधा तो गया नहीं, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसी मेथड से निकल सकती है? देखो इस बात को जरा हम अच्छे से समझ लें। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो जब हम इस पॉइंट से, मान लो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट मान लो बी है, जब हम ए टू बी गए और हमें इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए है, देखो क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे। मैंने क्या बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या बताया था देखो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। यू फाइनल का मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो कि यूएफ है, और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मान ली है ना। मान लो यहां से हम यहां चले गए, तो ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। इस मेथड से देखो यहां पर भी हम निकाल रहे हैं पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर हो गई कितनी यू फाइनल, यहां पर हो गई जीरो। अच्छा, अब देखो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, mg, तो जो बेटा यहां पर mg फोर्स है ना, mg फोर्स देखो वो नीचे लग रहा होगा और बॉडी यहां से यहां गई है। अच्छा, इसको हम ऐसे मान सकते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो हम बॉडी को ऐसे माने या ये माने बॉडी यहां से यहां चली गई, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, है ना। इसका वर्क निकालोगे, इसका वर्क निकालोगे, सेम आएगा, ये मैंने समझाया था। देखो हम एक काम करें, यहां पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस एंगल को फॉर एग्जांपल हम अल्फा मान लें, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां पर ये डिस्टेंस L है और ये थीटा है, ये एंगल 90 का है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L cos थीटा, इतनी डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी L cos थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 का है। बात समझे? देखो अब हम यहां पर समझो बात को जरा ध्यान से, ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, और मान लो ये पॉइंट हमारा M है। देखो अब ये जो बॉल है, जो हमारा पेंडुलम है, ये यहां से यहां गया, है ना, और ये फोर्स लग रहा है नीचे, तो देखो A टू B जाने में जो WC होगा, WC का मतलब वर्क डन बाय mg, ये क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहां पर क्या है mg, है ना। इसी को ऐसे लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, F क्या है, फोर्स जो नीचे लग रहा है mg, है ना, F इंटू ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डी कॉस थीटा, या ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वही लगाया हमने। तो फोर्स है नीचे, और डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए बी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ए से बी गया। और देखो एंगल क्या हुआ, एंगल क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस अल्फा, ठीक है। फोर्स है नीचे mg, ये डिस्प्लेसमेंट है ab, और ये एंगल हो गया कितना 180 माइनस थीटा,
तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ mg इंटू ए बी, और कॉस 180 माइनस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा होगा, तो माइनस का कॉस अल्फा होगा। तो ये हुआ, अच्छा देखो ये माइनस यहाँ पहले से ही एक है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू ए बी कॉस अल्फा, ए बी कॉस अल्फा। अब समझो, देखो क्या होगा बच्चों, ए बी कॉस अल्फा। देखो इसमें अगर हम कॉस अल्फा का यूज करें, इस वाले ट्रायंगल में कॉस अल्फा का यूज करें, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस यानी कि ए एम और अपॉन ए बी, यही तो होगा ना। तो देखो यहां से ए बी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, ए एम हो गई। बोलो अगर हम इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा का यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। तो बेस क्या हो गया, ए एम, हाइपोटेनियस हो गया ए बी, तो ए बी कॉस अल्फा कितना हो गया, ए एम। तो यहां पर देखो हम यू फाइनल लिख सकते हैं एम जी इंटू ए बी कॉस अल्फा यानी कि ए एम। अब देखो ए एम डिस्टेंस ये हो गई, ए एम डिस्टेंस वो क्या हो गई, एल में से एल कॉस थीटा को माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया एम जी और एल माइनस एल कॉस थीटा, और एल को बाहर कॉमन ले लो, तो एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये बिल्कुल वही चीज है क्या, अगर हम इसको ग्राउंड मान लें तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर आया, इतनी ऊंचाई पर, तो एम जी एच भी डायरेक्ट लगा सकते हैं आगे से, क्योंकि ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये गैप कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये मान लो अगर मैं ग्राउंड मान लूं, तो देखो ये ग्राउंड से इतनी हाइट पर आया, और ये हाइट क्या है, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये गैप कितना हो गया, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एम जी इंटू ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड से हाइट कितनी है, एल माइनस एल कॉस थीटा। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं। अब इस प्रोसेस के बाद हम समझ गए कि अगर हमें कभी भी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी सिंपल पेंडुलम की, तो इस मेथड से हमेशा हम लोग निकाल सकते हैं। बस समझे बच्चों, ठीक है। देखो तो देखो हमारा v जो आ गया बच्चों, v क्या आ गया, ये हो गया एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये बच्चों हमारा v की वैल्यू आ गई है ना, इस पॉइंट पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब देखो L क्या होता है, जो पहला पार्ट है L चाहिए, L क्या होता है, L होता है T माइनस वी, तो T की वैल्यू पुट कर दो, T की वैल्यू कितनी है, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और माइनस वी की वैल्यू कितनी है, एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहां से बच्चों हमें L मिल गया, L का मतलब क्या हुआ, लैग्रांजियन फंक्शन आ गया। L का मतलब क्या बच्चों आ गया, लैग्रांजियन फंक्शन। देखो बच्चों यहां से ये हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमें लिखनी है बच्चों क्या, लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। चलो भाई अगला पार्ट करते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना। देखो बच्चों अब हम करते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दो पार्ट हमको निकालने थे बच्चों। अच्छा देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, इसमें अकेला जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, तो एक ही इक्वेशन लिखेंगे, और वो इक्वेशन क्या होगी, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा बराबर 0। क्योंकि इसमें अकेला ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, तो केवल ये इक्वेशन हम थीटा के लिए बच्चों यहां पर लिखेंगे। देखो इससे निकालें क्या, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट निकालें, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, m बाई 2l स्क्वायर, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 थीटा डॉट होगा, इस सब का 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, ये बचा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। अच्छा अब देखो निकालें डेल एल बाई डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन,
तो इसका 0 हो जाएगा सबका। और यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस एम जी एल, ये भी 0, ये क्या हो जाएगा प्लस का एम जी एल, और बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। बात समझे? थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये सब कांस्टेंट मानेंगे, है, इन सब का 0। जैसे जब थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में किया तो ये सब कांस्टेंट, उसका 0, केवल थीटा डॉट वेरिएबल था। जब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इन सबको कांस्टेंट मानेंगे, है ना, माइनस का एम जी एल, ये भी कांस्टेंट, फिर क्या होगा प्लस का एम जी एल कॉस थीटा, तो एम जी एल बाहर आया, कॉस थीटा कितना हो गया माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये वैल्यू देखो यहाँ रखी जाए, इसका देखो डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, माइनस देखो ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एम जी एल साइन थीटा बराबर 0 आ गया। अच्छा, अब देखो ये समझे ना, देखो जैसे यहाँ पर एम एल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अब थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन फिर से टी के रेस्पेक्ट में, और थीटा डॉट का मतलब क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, तो ये हम थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं इसको, है ना, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट और प्लस का एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों यहां से क्या होगा, एम एल कॉमन लेकर डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा एल थीटा डॉट प्लस का जी साइन थीटा बराबर 0। एम एल से कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो तो देखो यहां से थीटा डबल डॉट हो जाएगा माइनस का जी बाई एल साइन थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गई बच्चों हमारी लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये पूछते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालें, देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालें, फॉर स्मॉल थीटा, तो मतलब थीटा की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल होगी तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अगर स्पेशली कहें तो हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही आंसर है, और अगर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो हम ये भी ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को जरा ध्यान से यहाँ पर समझो, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था फॉर सिंपल पेंडुलम। तो मैंने बताया कि लैग्रांजेस इक्वेशन को कैसे हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए। और लैग्रांजेस की खास बात ये होती है कि एक बॉडी में कितने भी अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, ये हर मोशन को अकेला ही कंट्रोल कर लेता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए बेटा इसको सीखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से पहले। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग है ना एंजॉयमेंट के साथ मस्ती भरे अंदाज में पढ़ते रहेंगे, और कभी भी मैथ्स में टेंशन नहीं पालेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसी उम्मीद के साथ बेटा हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।